रिलायंस कम्युनिकेशन में अभी भी रिकवरी आई है। ये 3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर है, आप आरकॉम को भी देख सकते हैं जो अब करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। दरअसल कल आरकॉम ने एक एनालिस्ट कॉल भी की थी, इन्वेस्टर कॉल की थी इनफैक्ट, जिसमें अपने इन्वेस्टर्स को एश्योर करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि वो सभी बैंकर्स से अप्रूवल ले रहे हैं ताकि अपने टेलीकॉम टावर बिजनेस को वो बेच सकें, अपने वायरलेस बिजनेस को एयरसेल के साथ मर्ज कर सकें, ताकि जो रकम उनको मिलेगी इस पूरे प्रोसेस के जरिए उससे वो अपने डेट को रिड्यूस कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो सभी डील्स हैं ये सितंबर एंड तक कंप्लीट हो सकती हैं और ऑलरेडी रिलायंस कम्युनिकेशन कोशिश कर रहा है अपने इंटरिम बेसिस पर अपने डेट को रीफाइनेंस करने के लिए। गुरदीप सिंह जो कि सीईओ हैं वायरलेस बिजनेस के, उनकी ओर से इस तरह के कमेंट्स आए हैं। स्टॉक रिकवर हुआ है, 2-2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में उनसे कनेक्ट करने की और बातचीत करने की, लेकिन एक रिकवरी जरूर दिखी है। आशीष, एडीजी पैक से जो रिकवरी आज दिखी इसको प्ले करना चाहेंगे क्या? कोई स्टॉक है जहां पर आपको लगता है कि बाइंग और बढ़ सकती है? कोई क्लियर ट्रेंड इमर्ज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई स्टॉक चुनना है तो मैं रिलायंस इंफ्रा को चुनना चाहूंगा। अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो अच्छी खासी बाइंग तो यहाँ पे इमर्ज हुई है, लेकिन इसका अगर हम अगला रेजिस्टेंस देखते हैं तो वो है करीबन 480 के लेवल पे। तो अभी ये स्टॉक जो ट्रेड करता है करीबन 463-464 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से 480 तक ये जा सकता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में। 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 480 तक छू सकता है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए 456 का 480 के टारगेट जी। तो रिलायंस इंफ्रा पर व्यू दिया है यहाँ पर आशीष ने, लेकिन आज मार्केट के लिहाज से एक अच्छी खबर ये है कि फाइनली मॉनसून केरल पहुंचा है और इम्पॉर्टेंट ये है कि आमतौर पे 1 जून या फिर 2 जून को मॉनसून पहुंचता है, इस बार 30 मई को पहुंच गया, यानी दो दिन पहले ही मॉनसून पहुंचा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि देश भर में जो मॉनसून है उसके पहुंचने की तारीखें क्या है। केरल तमिलनाडु में प्रॉपर बारिश जो है वो 1 जुलाई से होने की प्रोबेबिलिटी है। 1 जून, हालांकि मॉनसून ऑलरेडी केरल पहुंच चुका है और 1 जून से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी एरिया या फिर जो असम है वहां पर मॉनसून पहुंचने की संभावना है। तो 1 जून से पहले ही ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में और केरल में मॉनसून पहुंच चुका है। बाकी जगहों पर अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज तो महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ पर 10 जून तक मॉनसून के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। तो मॉनसून फ्रंट पर जो शुरुआत में डर था कि मॉनसून सामान्य से कम रहेगा या फिर अच्छी बारिश नहीं होगी, वो डर जो है वो पिछले 1.5-2 महीने में स्पेशली काफी कम हुआ है। इनफैक्ट मिस्टर ए.के. साय से थोड़ी देर पहले बातचीत भी हुई थी हमारी, कल भी हमारी आईएमडी ऑफिशियल से बातचीत हुई, तो वही कह रहे थे कि इस बार बारिश अच्छी होगी, 100% नॉर्मल रेनफॉल होगी और अच्छी बारिश की संभावना इस बार है और उसकी एटलीस्ट शुरुआत हो भी चुकी है क्योंकि केरल तट पर मॉनसून स्केड्यूल टाइम से 2 दिन पहले पहुंच चुका है। लेकिन मॉनसून ट्रिगर के मद्देनजर किन स्टॉक्स को आपको चेस करना है, कौन से वो शेयर्स है जो कि पैसा बना सकते हैं, ये समझ लेते हैं। साक्षी हमारे साथ मौजूद है। बताइए साक्षी, ये मॉनसून की वजह से मुनाफे की बारिश कहाँ हो सकती है? एब्सोल्युटली दीपाली, आपने सही कहा और इस बार क्योंकि बारिशें पहले ही शुरू हो चुकी हैं तो मुनाफा हो सकता है और पहले आपको मिलता हुआ नजर आए। हमने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके जरिए हमें पता चला है कि पिछले साल यानी कि 2016 में अगर देखा जाए जून से सितंबर के बीच में जहां पर ज्यादा मॉनसून की बारिशें होती हैं, ऐसे में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि जबरदस्त मुनाफा अपने इन्वेस्टर्स को दिलाते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों के साथ, जैसे कि आप एस्कॉर्ट्स की बात कीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी इस बार भी देखने को मिल रही है, लेकिन 2016 में जून से सितंबर के बीच में जोरदार उछाल 116% तक का रिटर्न इन्वेस्टर्स को इसने दिलवाया था। इसके अलावा कुछ एग्री स्पेशल शेयर्स अगर चुने तो जेन इरिगेशन की बात करते हैं। पिछले साल इसी जून से सितंबर के पीरियड के बीच में यहाँ पर 40% तक का इजाफा देखा गया था। अब बात कीजिए एक और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी फोर्स मोटर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा मुनाफा लोगों को मिला, 21% तक का उछाल इसी पीरियड में पिछले साल लोगों ने कमाया। ब्रिटानिया की अगर बात करें, एफएमसीजी शेयरों में की अच्छी खासी डिमांड होती है, 22% तक का मूव यहाँ देखने को मिला। पीआई इंडस्ट्रीज में 21% और साथ ही शक्ति पंप्स जैसे शेयरों में 20% तक का उछाल मिला। तो ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर जोरदार मुनाफा इस पीरियड में देखने को मिल सकता है और इसी तरीके का रिफ्लेक्शन इस बार भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो स्टॉक साक्षी ने बताए हैं वो शेयर्स जो मॉनसून ट्रिगर की वजह से ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं या फिर ये और रनअप दिखा सकते हैं। लेकिन इन सभी शेयरों में से चल कौन से सकते हैं, इस पर आशीष की राय लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जो शेयर है वो है एस्कॉर्ट्स, और एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी 100% से ज्यादा का मूव दे चुका है कुछ महीनों में ही। और हमारी इनफैक्ट मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, एस्कॉर्ट्स के जो CFO हैं भरत मदान, उनसे जब नतीजों पर हम बातचीत कर रहे थे तो हमने मॉनसून का भी पूछा कि अगर मॉनसून को लेकर जिस तरह की प्रोजेक्शंस आ रही हैं उससे आप कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनकी व्यू सुनिए कि वो मॉनसून के बेसिस पर कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इंडस्ट्री मानसून अच्छा आता है तो हमें लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्री में पॉसिबल है, तो 12 से 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो रेलवे में हमारी ऑर्डर बुक काफी अभी इंक्रीज हो चुकी है। आई थिंक जो एवरेज पहले एक जमाने में हमारी 45 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक हुआ करता था, आज की डेट पे वो 155 करोड़ का है। तो लास्ट क्वार्टर से 30-25 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक और इंक्रीज हुआ है, जो अगले 6 से 7 महीने में एग्जीक्यूट होगा। तो इस पे भी हमें उम्मीद है कि अगले साल में हमारा 12 से 15% का ग्रोथ इस बिजनेस में भी आएगा। तो आपने सुना भरत मदान को, जो कि सीएफओ हैं एस्कॉर्ट्स के, और उन्होंने बताया कि मॉनसून की वजह से, अच्छा मॉनसून अगर रहता है जैसी प्रोजेक्शंस हैं, तो 12 से 15% तक की ग्रोथ भी आ सकती है। लेकिन ग्रोथ एस्कॉर्ट्स में और कितनी आएगी, इस पर आशीष की राय ले लेते हैं। आशीष, अभी कई सारे स्टॉक्स का जिक्र किया साक्षी ने, जो कि कम से कम 20% ज़्यादा से ज़्यादा 100% ऑलरेडी मॉनसून फैक्टर की वजह से कुछ महीनों में चले हैं। ये इनमें से कोई शेयर, ब्रिटानिया हो, शक्ति पम्प्स हो, जेन इरिगेशन, एस्कॉर्ट्स हो, कोई आप पिक करेंगे क्या जहां पर आपको लगता है कि ये रिटर्न हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, या फिर कोई और स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहें मॉनसून बेसिस पर, टेक्निकल्स के बेसिस पर? अभी जिनकी हमने बात की उनमें से 2 स्टॉक ऑलरेडी हमारे रडार पर है, और वही 2 स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से पहला है एस्कॉर्ट। अभी इसने डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट की दिया है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से अभी भी बहुत अच्छा पोटेंशियल इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। करीबन 670-680 के ऑड लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 760 रुपए का। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ये स्टॉक, यानी 1.5 से 2 महीने में ये स्टॉक 760-770 के लेवल को छू सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है शक्ति पंप भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 510 रुपए का। तो ये 2 स्टॉक बहुत ही अच्छे रहेंगे निवेश के हिसाब से। ठीक है। एक फर्टिलाइजर पॉकेट भी है जहां पर मॉनसून का फैक्टर काम करता है, और ये स्पेस तो ऑलरेडी पिछले स्पेशली 4 महीनों में एक वाइब्रेंट स्पेस रहा है। आज देखिए फर्टिलाइजर स्पेस का हाल, जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल, दीपक, एनएफएल और जीएनएफसी है। ये चंबल पर क्या व्यू है आपका आशीष, और फर्टिलाइजर से कोई पिक करेंगे क्या स्टॉक? चंबल पर अगर हम देखते हैं तो चंबल अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है करीबन 120 के लेवल पे। आज करीबन 1.5% ऊपर है। इसका एक छोटा लेवल है, जो बैरियर है मैं मानता हूं कि 134 का। तो यहाँ से जो मोमेंटम अभी चालू है वो 134 को तक लेके जाने की संभावना है। लेकिन अगर 134 ये टूटता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में पोटेंशियल है करीबन 150 तक जाने की। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी। और दूसरा जो स्टॉक है वो है आरसीएफ भी एक अच्छा खासा स्टॉक मालूम होता है इस सेक्टर से, जिसका पोटेंशियल है करीबन 105 तक जाने का। ठीक है, तो आरसीएफ और चंबल ये 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, दोनों इंट्राडे हाइस पर आए। इनफैक्ट से थोड़ी देर पहले ही इन स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है। एक बार हम देख लेते हैं पूरे अदानी ग्रुप को। अदानी ग्रुप में आज अच्छा मूव देखा जा रहा है, और आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स में भी अच्छा रुझान है। अदानी पोर्ट्स तो डेरिवेटिव्स का हिस्सा है, तो एक्टिविटी वहां भी काफी ठीक ठाक है। ये अदानी एंटरप्राइजेस पर क्या व्यू है? 118 के लेवल्स हैं अभी। आशीष, क्या करे अभी इन लेवल्स पर? अदानी एंटरप्राइजेस 118 लेवल पे जो ट्रेड कर रहा है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे भी 120 रुपए का छोटा सा एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर 120 को तोड़ के ये स्टॉक निकलता है तो 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में 126 तक जाने की स्टॉक में क्षमता है। जिनके पास ये स्टॉक है वो पोजीशन होल्ड करें। नई पोजीशन अगर बनानी है शॉर्ट टर्म के लिए 120 के ऊपर बाय करें, और उस वक्त 117 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं 126 के टारगेट के लिए। ठीक है, 126 के टारगेट, 117 का स्टॉप लॉस अदानी एंटरप्राइजेस में, ये आशीष का मानना है। लेकिन एडीएजी समूह के स्टॉक्स एक बार फिर से देखें। हमने बात की भी कि यहाँ पर एक रिकवरी है, रिलायंस इंफ्रा पर का जिक्र किया आशीष ने भी। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, और स्पेशली बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की, क्योंकि कल रिलायंस कम्युनिकेशन ने संदीप पूरे ही स्पेस का मूड बिगाड़ा था, बाकी स्टॉक्स भी गिर रहे थे। और कल एक इन्वेस्टर कॉन कॉल भी की मैनेजमेंट में, जहां पर एश्योर करने की कोशिश की अपने इन्वेस्टर्स को कि वो कर्ज चुका देंगे। एग्जैक्टली क्या क्या कहा है मैनेजमेंट ने? एडीजी पैक में, जो कि आज रिकवर होने में सबसे लेट था, लेकिन जो रिकवरी आई वो बेहद शार्प देखने को मिली है। 12% तक की रिकवरी इंटरडे लो से इस काउंटर में देखने को मिली है। और जैसे आप कह रही हैं कि मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्स आए हैं, खासतौर पे डेट को लेकर जो एश्योरेंस दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि ना केवल रिलायंस कम्युनिकेशन, जो बाकी एडीजी समूह स्टॉक्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। देखिए 42,000 करोड़ रुपये का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, और परसों जब नंबर्स आए थे तो FY17 में अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने सालाना घाटा
डाटा पोस्ट किया है, तो उसके बाद जो डेट सर्विस यानी कि जो ब्याज भुगतान को लेकर भी जो कंसर्न्स है वो इस कंपनी में उभर के आने लगे थे। और खबरें दरअसल ये भी चल रही थी कि शायद इस कंपनी को कुछ बैंक्स एनपीए घोषित कर सकते हैं, उसको लेकर मैनेजमेंट ने सफाई दी और जो सफाई आई है वो दरअसल काफी सूदिंग है। देखिए मैनेजमेंट का ये कहना है कि इनका एयरसेल और साथ ही साथ सिस्टम और शाम के साथ मर्जन होने वाला है वो 30 सितंबर तक पूरा होता हुआ दिखेगा। और दूसरी ओर इनका जो टावर कारोबार है उसके डीमर्जर, उसके जो सेल होना है ब्रुकफील्ड को, वो भी 30 सितंबर तक पूरा होता हुआ दिखेगा। और ये जो पूरे ट्रांजेक्शन होने हैं उससे करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आएगी। ना केवल 11,000 करोड़ रुपए की रकम आएगी बल्कि जो मर्जर डीमर्जर के बाद नई एंटिटी बनेगी उसके तहत जो डेट है उसकी रीफाइनेंसिंग भी की जाएगी, तो उससे भी जो डेट है वो करीब 14,000 करोड़ रुपए से कम होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो डेट रिडक्शन है वो पूरे मर्जर के बाद देखने को मिलेगी, यानी कि जो टोटल डेट है वो करीब 60% के आसपास कम होता हुआ दिखेगा। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जिस वजह से आप देखिए आरकॉम में आज बड़ी रिकवरी लो लेवल से हुई है। बिल्कुल रिकवरी दिखी है आरकॉम में। और जैसे संदीप ने बताया भी कि कल जो मैनेजमेंट ने कहा है कि डेट वो रिड्यूस करेंगे और फिगर्स यहाँ पर संदीप ने बताए भी। मैनेजमेंट का कहना यही है कि जो ब्रुकफील्ड एसेट के जरिए जो उनको टावर एसेट की बिक्री के जरिए जो 11,000 करोड़ मिलेंगे वो प्लस 14,000 करोड़ जो उनको मिलेंगे थ्रू मर्ज एंटिटी में के जरिए, इससे वो रकम जो है अपनी जो अपना डेट है वो रिड्यूस करेंगे। और 30 सितंबर की डेडलाइन उन्होंने रखी हुई है कि वो 30 सितंबर तक या फिर उससे पहले ये कर्ज चुका देंगे। तो एक एश्योरेंस मैनेजमेंट ने देने की कोशिश की है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कल काफी हैमरिंग हुई थी इस पूरे ग्रुप की, स्पेशली रिलायंस कम्युनिकेशन की। शुक्रिया संदीप आपका, एक रिकवरी आज दिख रही है पूरी पॉकेट में। आशीष आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए।